देखो, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्या कि मिरर फॉर्मूला को कैसे प्रूफ करना है। कैसे मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करना है कॉनकेव मिरर के लिए, और कैसे मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करना है कॉन्वेक्स के लिए। क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार कह देते हैं कि मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करिए फॉर कॉनकेव मिरर, और मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करिए फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अलग अलग पूछ दिया जाता है। तो एक हम लोग बहुत सुंदर से लिखेंगे एजम्पशन उजम्पशन मान के, और दूसरा में बस मैथमेटिकल रखेंगे। एजम्पशन सारे सेम पहले वाले के जैसे रहेंगे। तो देखो कि सबसे पहले मिरर फॉर्मूला कहता क्या चीज है, जिस चीज पर हम लोगों को आज ध्यान देना है कि जो आपका मिरर फॉर्मूला है, ये मिरर फॉर्मूला में कहा जाता है क्या, मिरर फॉर्मूला में कहा जाता है क्या कि द रेसिप्रोकल ऑफ, ऐसे कहता है क्या कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and the image distance, and the image distance is equal to the reciprocal of, is equal to the reciprocal of focal length। ध्यान रहे कि जिस भी डिस्टेंस का हम लोग बात करेंगे तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही डिस्टेंस की बात करेंगे। मतलब जो भी डिस्टेंस मेजर्ड होगा पोल से, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। अगर मान लीजिए कि कहा जाए क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग मान लें क्या u, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग मान लें क्या v। अगर आपसे कहा जाए क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं किस चीज से, u से, और जो इमेज डिस्टेंस होता है, इस इमेज डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, इसको करते हैं v से। और आप जानते हैं कि जो आपका फोकल लेंथ है, इस फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है किससे, f से। तो मिरर फॉर्मूला कहता क्या चीज है कि जो रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 1/u, और जो रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस है 1/v, इस दोनों का सम जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के लिए होता है। ये जो है सो ट्रू है किसके लिए, तो ट्रू फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर के लिए ट्रू है। लेकिन कंडीशन ये है क्या कि ऑफ स्मॉल अपर्चर, कि स्मॉल अपर्चर का अगर ये दोनों मिरर है तो ये फॉर्मूला कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ही सही है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये चीज तो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे। वहां पढ़े नहीं थे बेटा, रटे थे, उसको रटना कहते हैं, ठीक ना। इस फॉर्मूला को क्या किए थे, बस रट लिए थे और काम चल गया। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इस फॉर्मूला को कैसे प्रूफ किया जाए। तो पहले देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए कैसे प्रूफ किया जाए, और फिर देखेंगे हम लोग क्या कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे प्रूफ किया जाए। तो देखिएगा कि यहां से एक एक स्टेप आप सीखिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आने लग जाएगी, और एक दो बार घर पे जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज केवल प्रूफ करना सीखेंगे, फिर अगले दिन हम लोग इस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करना देखेंगे, ठीक ना। अब देखिए कि इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं किसके लिए, पहले तो फॉर कॉनकेव मिरर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं किसके लिए, फॉर कॉनकेव मिरर। और अभी से एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि पूरे ऑप्टिक्स में जितना भी डिस्टेंस हम लोगों को मेजर करना है, उस सारे डिस्टेंस को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही मेजर करना है। साइन कन्वेंशन में 5 पॉइंट है। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। In the direction of incident ray, distance taken as positive. In the opposite direction, distance taken as negative. From the above principal axis, distance taken as positive, and below the principal axis, the distance taken as negative. ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हम लोगों का जो कहानी चलने वाला है वो किसका कहानी चलने वाला है, एक कॉनकेव मिरर का। तो मान लो कि ये एक कॉनकेव मिरर है जिसका कॉन्वेक्स लेयर क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है।
और इस कॉनकेव मिरर का अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस का बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये कुछ ऐसा है। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे काटेगा इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल पी। ये ऐसा कुछ होगा स्फेयर, और इस स्फेयर का सेंटर कहीं इधर होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी। और इस दोनों के बीच में कहीं पर होता है क्या, फोकल लेंथ एफ, फोकस पॉइंट एफ। आपको पता होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस अपने आप में भी एक नॉर्मल रिएक्शन ही है। प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या है, अपने आप में एक नॉर्मल रिएक्शन है। मैं क्या बोला हूं कि स्फेरिकल मिरर में कोई भी लाइन जो सी से पास करे वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज ऑल्सो अ नॉर्मल। अब हम क्या कर रहे हैं भाई कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट का नाम रखे क्या, ओ। बात समझ में आ रहा है? इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखे, ओ। और इस ओ से देखो कि बहुत सारी लाइट रेज निकलेगी, और बहुत सारी लाइट रेज निकलेगी, उसमें से हम एक लाइट रे को तो सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी भेज सकते हैं। जो नॉर्मल के अलोंग जाएगा वो वैसे ही वापस आ जाएगा, या जो सी से गुजरेगा वो उसी रास्ते पर वापस आ जाएगा। तो ये नॉर्मल के अलोंग गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से कॉनकेव मिरर पे, तो इसी रास्ते पर वापस आ जाएगा। और एक लाइट रे हम लोग भेजते हैं यहां से, एक लाइट रे हम लोग भेजते हैं यहां से कि मिरर के इस पॉइंट पर इंसिडेंस हुआ है, और इस इंसिडेंस पॉइंट का नाम हम लोग रख लेते हैं क्या, कि इस पॉइंट का नाम जो है वो है कितना, एम। और लाइट रे इस पर इंसिडेंस हुआ है। भाई साहब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है क्या, कि जितने एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट होगा वहां से रिफ्लेक्शन के बाद भी उतना ही एंगल बनाएगा। तो एम पॉइंट पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें, तो नॉर्मल के बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मल कहां से गुजरता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और मान लीजिए कि इस पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है कितने, थीटा। तो यहां से लाइट रे थीटा एंगल बनाते हुए ही क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और कहीं इस पॉइंट पर आकर के क्या होगा, ये मिलेगा। तो अब देखो कि जिस पॉइंट पे मिला, जिस पॉइंट पे मिला लाइट रे, उसी पॉइंट पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। एक सीधे गई थी ऐसे वापस आई थी, और एक ऐसे गई है और एम से रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पर मिली है। तो जिस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेड रे मिला वही पॉइंट क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें हम लोगों ने एजम्पशन क्या क्या लिया है। तो इसमें हम लोगों ने एजम्पशन लिया है क्या, कि इसमें एजम्पशन लिया है क्या, लो इसमें एजम्पशन लिया है क्या, कि इसमें जो हम लोगों ने एजम्पशन लिया है, ये एजम्पशन लिया है क्या कि भाई एक अपने पास कॉनकेव मिरर है, जिस कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये है कितना, आर। बात समझ में आ रही है? इस मिरर के सामने में यू डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस मिरर के सामने में कितने डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, यू डिस्टेंस पर। और इसका जो इमेज बना यहां से, इस डिस्टेंस का नाम हम लोगों ने क्या बोला, कि ये जो डिस्टेंस है ये है कितना, v। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां एजम्पशन लिखेंगे क्या, कि लेट अ कॉनकेव मिरर, लेट अ कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर r, हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना है, कैपिटल R है। बात समझ में आ रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ u, एट अ डिस्टेंस ऑफ u in front of it, in front of it, किसके सामने में एक ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस पर रखा हुआ है, एंड द इमेज फॉर्म्ड एट, एंड द इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, एंड द इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ v, कि जो इमेज बना वो कितने डिस्टेंस पर बना, v डिस्टेंस पर बना। इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आ रही है। अब देखिए कि हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, करते क्या हैं कि यहां से हम m से हम क्या करें कि यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें।
एम से हम क्या किए, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ये परपेंडिकुलर, और जहां पर परपेंडिकुलर गिरा है इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं क्या, पी डैश। बात समझ में आ रही है, क्या रख लेते हैं नाम, पी डैश। अब देखो कि अगर हम लोग बात करें मिरर का, तो अपना जो मिरर है वो मिरर बहुत स्मॉल अपर्चर का मिरर है, और स्मॉल अपर्चर का मिरर होने का मतलब कि ये जो हम इतना बड़ा दिखाए हैं ये एक्चुअल में इतना बड़ा है नहीं, ये एकदम बिल्कुल करीब में आएगा तब तो स्मॉल अपर्चर का मिरर होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें किसके लिए कि फॉर द मिरर ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर, फॉर द मिरर ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर, देखिएगा कि अगर बहुत छोटे अपर्चर के मिरर के लिए हम लोग बात करें तो क्या होगा कि m जो है वो पॉइंट P के बहुत क्लोज होगा, ठीक ना, m इज वेरी क्लोज टू किसके, P के। और ध्यान से देखिएगा आप, तो m अगर यहां आएगा तो P डैश भी खिसक के और आगे आ जाएगा, वहां से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो m अगर और करीब आएगा तो P डैश भी और करीब आ जाएगा, m अगर और करीब आया तो P डैश अब ऑलमोस्ट P पर ही आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस पूरी कहानी में आपको यह बात ध्यान रखना है कि अगर बहुत स्मॉल अपर्चर के लिए बात करेंगे तो m जो है सो P के बहुत करीब होगा, एंड P डैश ऑल्सो वेरी क्लोज टू P, मतलब P डैश एंड P जो है वो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्या, कंसीडर एज सेम पॉइंट, कि जो दोनों है वो कैसा पॉइंट है, सेम पॉइंट। ये एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है कि अगर हम लोग m को वेरी क्लोज रखेंगे, तो अगर मिरर बहुत छोटा रहेगा, इतना बड़ा मिरर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा मिरर है, बहुत छोटे अपर्चर का, तो m कहां आएगा, बहुत क्लोज आएगा। जब बहुत क्लोज आएगा तो P भी किधर आएगा, P डैश बहुत क्लोज आएगा, और बहुत छोटे अपर्चर के लिए P डैश P के इतना क्लोज हो जाएगा कि इस दोनों को हम लोग कैसा मानेंगे, एक ही पॉइंट मानेंगे, अलग अलग पॉइंट मानेंगे ही नहीं। तो अब से P डैश डिस्टेंस लिखें या P से डिस्टेंस लिखें, दोनों को हम लोग कैसा मानेंगे, एक जैसा। बात समझ में आ रहा है कि P डैश और P दोनों से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको कैसा मानेंगे, एक जैसा। और अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़िए, हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट द एंगल, ऐसे लिखिएगा, लेट द इंसिडेंट रे, लेट द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड लेट द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे makes angle alpha, gamma and beta with principal axis। किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया गया है इंसिडेंट रे के द्वारा, रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा और नॉर्मल के द्वारा, वो जो रिस्पेक्टिवली है, देखिएगा इंसिडेंट रे पहले तो अल्फा, नॉर्मल गामा और रिफ्लेक्टेड रे कितना, बीटा। आइए डायग्राम पे, इंसिडेंट रे है अपनी ये वाली और प्रिंसिपल एक्सिस है ये, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो इंसिडेंट रे का बनाया गया एंगल है ये वाला एंगल, इसी एंगल को हम लोगों ने क्या बोला, अल्फा बोला। नॉर्मल रिएक्शन है ये वाला जो सेंटर से पास कर रहा है, इसके साथ जो एंगल बना है इसको हम लोगों ने क्या बोला है, गामा बोला है। और रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, इसके साथ जो ये वाला एंगल बना है इसको हम लोगों ने क्या बोला है, बीटा बोला है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि अगर हम लोग बात करें, तीन ट्रायंगल है, एक है ओ एम पी डैश या पी बोलिए अब, एक है सी एम पी डैश और एक है आई एम पी डैश। इस तीनों ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा निकालते हैं।
तो अगर बात करोगे इन ट्रायंगल ओ एम पी डैश में, या ओ एम पी बोलूंगा अब मैं, ठीक ना। अब ये मत ढूंढने लगना कि पी ट्रायंगल कहां पे है, ये पी डैश और पी दोनों ऑलमोस्ट क्या है, अब एक ही चीज है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग ढूंढे क्या कि इन ट्रायंगल ओ एम पी, इन ट्रायंगल ओ एम पी अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए तो कि tan अल्फा इक्वल टू जो लिखेंगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या कि ये जो डिस्टेंस है वो है कितना, h। तो ये जो डिस्टेंस h है, तो अगर tan अल्फा लिखना है तो परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना mp और बेस कितना po, है ना। तो परपेंडिकुलर है कितना mp और बाय बेस है कितना po। तो भैया देखो कि अगर तुमको tan अल्फा लिखना है तो tan अल्फा लिखना है परपेंडिकुलर h, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, और बेस जो है वो po जिसका डिस्टेंस है कितना u, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किए हैं तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। इसका मतलब कि जो हम लोग tan अल्फा लिखेंगे वो h को लिखेंगे प्लस में, लेकिन po को लिखेंगे कितना, माइनस u। बात समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसमें, तो इन ट्रायंगल आई एम पी में और tan बीटा लिखना चाहें, आई एम पी में बात करें, आई एम पी tan बीटा, फिर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर प्लस h, और आई से यहां तक का डिस्टेंस कितना, लेकिन भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो साइन क्या होगा, माइनस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे, यानी कि इसको कितना लिखेंगे, h अपॉन माइनस भी। और अगर आप देखना चाहें इन ट्रायंगल सी एम पी में, तो हम लोग अगर tan गामा लिखेंगे तो ये भी लिखेंगे कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सी एम पी ये वाला है, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस h, और सी तक की डिस्टेंस ये कितनी है, r, लेकिन इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो साइन क्या होगा, माइनस r। तो अगर हमको tan गामा लिखना है तो हम लोग कितना लिखेंगे, h अपॉन माइनस r। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, इतने चीजों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई है तो अब जरा सा आप देखिए कि ट्रायंगल का आपको बेसिक प्रॉपर्टीज कुछ पता होगा। कि बेसिक प्रॉपर्टीज में पता क्या होगा कि अगर ये अपना एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल को हम लोग एंगल 1 बोले, इंटीरियर एंगल को, इसको एंगल 2 बोले और इसको एंगल 3 बोले। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल, एंगल 3 के बराबर होता है। ये चौथी पांचवी क्लास का गणित है ना। और इतना आपको आता होगा कि अपोजिट इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर में होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर में होता है। इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करने वाले हैं, और इस प्रॉपर्टीज में जो हम लोगों को देखने को मिलेगा चीज, वो क्या मिलेगा, जो आप देखिएगा। ये देखिएगा क्या भाई, तो देखो यहां पर हम लोग बात करेंगे किसमें, तो यहां पर जो हम लोग बात करेंगे किसमें, तो बात करेंगे हम लोग ट्रायंगल OMC में, ठीक है, इन ट्रायंगल OMC। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं किसमें, यहां के बाद इन ट्रायंगल OMC। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल OMC में, तो जरा सा OMC को बनाते हैं कैसा है, तो देखो OMC, ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि OMC है कैसा, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, और कुछ इस तरह का, ठीक है। ये है आपका O, ये है M, और ये है पॉइंट क्या, C। ये एंगल जो है ये है अल्फा, M पर जो इसके साथ एंगल बन रहा है ये है कितना, थीटा, और यहां पर जो एंगल बन रहा है ये है कितना, गामा। आप देखिए कि OMC में ये अल्फा, ये वाला एंगल थीटा, और ये वाला बाहर से जो एंगल है वो कितना, गामा। तो इसमें तुम देखो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग कह सकते हैं क्या कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस थीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, गामा के बराबर हो जाएगा, और इसी को हम लोग मानेंगे क्या, इक्वेशन 1। बात समझ में आ रहा है। अब एक आप दूसरा ट्रायंगल देखिए, दूसरा ट्रायंगल कौन सा देखिए, तो दूसरा ट्रायंगल आप देखें कौन सा, दूसरा ट्रायंगल देखें CMI, CMI। बात समझ में आ रहा है।
अब देखो कि इन ट्रायंगल CMI में जब जाओगे तो अगर बात करें हम लोग किसमें, इन ट्रायंगल CMI में, तो ध्यान से देखिएगा CMI कैसा ट्रायंगल, ऐसा है कुछ C, यहां है M, यहां से है I और ये है ऐसे, ये एंगल है आपका थीटा, C पे जो एंगल बन रहा है वो है गामा, ठीक है, और CM और I के बाहर जो एंगल बन रहा है वो है कौन सा एंगल, बीटा। मतलब यहां पे अगर इंटीरियर एंगल हम लोग लिखें तो ये जो इंटीरियर एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस गामा, ये कितना हो जाएगा आपका, थीटा प्लस गामा, और ये किसके बराबर में हो जाएगा, बीटा के बराबर में, और इसी को हम लोग मानेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इस दोनों इक्वेशन में tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा हमको पता है, थीटा के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम इस दोनों इक्वेशन में से क्या करते हैं, थीटा को इलेमिनेट करते हैं, थीटा को क्या करते हैं, इलेमिनेट करते हैं, और जब थीटा को हम लोग इलेमिनेट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा क्या, सिंपली हम लोग क्या करें, सबट्रैक्ट कर दें, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू गामा है, लिख दिए भाई, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कितना, गामा, और दूसरा इक्वेशन जो है वो थीटा प्लस गामा इक्वल टू बीटा है, थीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है, बीटा। इस दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा तो आप ध्यान से देखिए कि माइनस थीटा और प्लस थीटा गया, इधर बचा अल्फा माइनस गामा, और इधर बचा कितना, इधर बचा गामा और माइनस कितना, बीटा। बीटा को इधर ले आइए तो इधर अल्फा है, माइनस बीटा से कितना हो जाएगा, प्लस बीटा, और इधर गामा है और ये माइनस गामा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस गामा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 टाइम्स गामा, और इसको बोल दीजिए क्या, इक्वेशन 3, इसको बोल दीजिए क्या, इक्वेशन 3। अब ध्यान से देखना कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसका, स्मॉल अपर्चर का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, स्मॉल अपर्चर का। अगर स्मॉल अपर्चर है तो पॉइंट M इज वेरी क्लोज टू P। अब अगर पॉइंट M P के वेरी क्लोज होगा तो आप देखिए अल्फा घटते 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 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0, गामा घटते 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 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0, और बीटा भी घटते 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 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0। मतलब अगर हम स्मॉल अपर्चर के लिए बात करें, अगर हम स्मॉल अपर्चर के लिए बात करें तो फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर होता क्या चीज है भाई, तो अगर बात करें हम लोग स्मॉल अपर्चर के लिए तो फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, अगर बहुत छोटे से अपर्चर के लिए बात करें तो बहुत छोटे से अपर्चर के लिए द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा विल वेरी स्मॉल। ये सब भी क्या होगा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू भी क्या होगा, बहुत छोटा। अब देखिए सीधे ऐसे देखिए, आप सीधे ऐसे देखिए कि अगर हम लोग बात करें किसका, अल्फा का बात करें तो देखो, तो अगर पॉइंट M अभी इतना है, अगर पॉइंट M P के नजदीक में होगा तो अल्फा घटते 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 लगभग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये गामा देखो कि गामा भी अगर M पॉइंट P के नजदीक में होगा, घटते 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 कितना हो जाएगा, 0। अगर देखिए कि आप बीटा का बात करें, बीटा भी अगर नजदीक में हो तो बीटा घटते 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 लगभग कितना हो जाएगा, 0। एग्जैक्ट 0 नहीं होगा लेकिन बहुत ज्यादा छोटा जरूर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा मैथ्स में ये बात जानते हैं क्या कि फॉर वेरी स्मॉल थीटा जो है, फॉर वेरी स्मॉल थीटा, फॉर वेरी स्मॉल थीटा, अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हो तो साइन थीटा करीब करीब किसके बराबर में हो जाता है, थीटा के बराबर, साइन 0 डिग्री 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और tan थीटा का भी वही हाल होता है कि tan थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू ये भी कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो देखिए कि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो तुम्हारा tan अल्फा है वो नियरली इक्वल टू किसके हो जाएगा, अल्फा के। जो तुम्हारा tan बीटा है ये नियरली इक्वल टू किसके हो जाएगा, बीटा के।
और जो तुम्हारा tan गामा है वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा गामा के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इक्वेशन 3 में अब अल्फा के जगह tan अल्फा लिख सकते हैं, बीटा के जगह tan बीटा लिख सकते हैं, और गामा के जगह भी tan गामा लिख सकते हैं। तो अगर अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोग ये बात कह सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोग देखेंगे क्या भाई कि जो अल्फा है वो किसके बराबर में, tan अल्फा, जो बीटा है वो किसके बराबर में, tan बीटा, और इक्वल टू 2 गामा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स tan गामा। अब पीछे हमने इसका वैल्यू निकाल के रखा हुआ है tan अल्फा tan बीटा tan गामा का, इसमें पुट करिएगा तो आप देखिए कि आपके पास जो tan अल्फा का वैल्यू है h अपॉन माइनस यू, tan बीटा h अपॉन माइनस बी, और tan गामा h अपॉन माइनस आर, ये तीनों वैल्यू को पुट करिए। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना है भाई, tan अल्फा इक्वल टू है अपने पास h अपॉन माइनस यू, प्लस tan बीटा है कितना h अपॉन माइनस बी, और इक्वल टू 2 टाइम्स tan गामा है कितना h अपॉन माइनस आर। देखिए कि h और माइनस सारे में है, तो माइनस h को अगर कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा कितना 1/u प्लस 1/v, और ये भी कितना हो जाएगा माइनस h इंटू 2/r हो जाएगा। ये माइनस h से ये पूरा माइनस h इधर तबाह हो जाएगा, बचेगा कितना 1/u प्लस 1/v इक्वल टू इस 2/r को 1/r/2 लिख सकते हैं क्या, इस 2/r को 1/r/2 लिख सकते हैं। और हम लोग अभी ही पढ़े हैं पिछले दिन ही क्या कि फॉर द मिरर ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर, कि अगर बहुत छोटे अपर्चर का मिरर हो, एंड इफ आवर ऑल एजम्पशंस आर ट्रू, हम लोग तो सारा एजम्पशंस कैसा माने हैं, सारा एजम्पशन जो माने हैं वो कैसा माने हैं, सारा एजम्पशन माने हैं कैसा कि जो मिरर है वो स्मॉल अपर्चर का है। तो मतलब अगर मिरर वेरी स्मॉल अपर्चर का होगा और हमारे सारे एजम्पशन क्या होंगे, ट्रू होंगे, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि बहुत स्मॉल अपर्चर के मिरर के लिए f इक्वल टू कितना होता है r/2 होता है, और f इक्वल टू r/2 मतलब r/2 के जगह पर f रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई 1/u प्लस 1/v इक्वल टू कितना 1/f, और तुमको याद होगा कि यही चीज जो था, यही चीज क्या था अपना मिरर फॉर्मूला था। और ये मिरर फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये है क्या मिरर फॉर्मूला फॉर, मिरर फॉर्मूला फॉर स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर के लिए ये मिरर फॉर्मूला है। इसमें मिरर को कैसा मानना है, स्मॉल अपर्चर का। अगर स्मॉल अपर्चर नहीं लेंगे तो हर जगह P और P' को हमने एक जैसा माना है, क्या हमेशा बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, तो नहीं बराबर होगा तो ये सारा चीज खत्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर स्मॉल अपर्चर का मिरर हमको पढ़ना है तो हम हर जगह अपर्चर को कैसा मान के पढ़ेंगे, स्मॉल, और स्मॉल अपर्चर के लिए MP के बहुत करीब होगा, MP के बहुत करीब होगा तो इससे क्या होगा कि P' और P एक जैसा हो जाएगा, और साथ ही साथ अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हो जाएंगे, और बहुत छोटे एंगल के लिए अल्फा बीटा गामा tan अल्फा tan बीटा tan गामा के बराबर होता है। इन सारे वैल्यूज को हम तीसरे इक्वेशन में पुट किए और सॉल्व कर दिए तो बन के आ गया कि अपने पास ये मिरर फॉर्मूला। तो ये डेरिवेशन था किसके लिए भाई, मिरर फॉर्मूला के लिए फॉर कॉनकेव मिरर। अब अगर कह दे कॉन्वेक्स के लिए निकालो तो कॉन्वेक्स के लिए मैं खाली बस मैथमेटिकल काम करूंगा, अब मैं इतना एजम्पशन नहीं लिखूंगा, हर जगह एजम्पशन वही होगी। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए कि इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं किसके लिए, कि फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब देखिएगा कि इसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कि अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको मिरर फॉर्मूला निकालना है तो इसको कैसे निकाला जाए। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि अब की बार हम लोग जो मिरर लेने वाले हैं, ये मिरर कैसा लेंगे,
एक कॉन्वेक्स मिरर लेंगे और कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस प्रकार का होगा। बात समझ में आ रहा है? इस कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाना चाहें तो इस कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस भी कुछ इस प्रकार का होगा। इस प्रिंसिपल एक्सिस को जहां मिरर ने काटा है ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पोल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा और इसकी फोकस कहीं इधर होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखेंगे, ऑब्जेक्ट ओ, और ये मिरर से कितने डिस्टेंस पे रहेगा? यू डिस्टेंस पे। बात समझ में आ रही है? फिर से लाइट रेज पास करवाएंगे तो एक लाइट रे तो हम यही मान लेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से ऐसे निकला और ऐसे वापस आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया उसी रास्ते पर वापस आ गया। दूसरा लाइट रे हम लोग कहीं भी इंसिडेंट करवाएं, कहीं भी इंसिडेंट करवाते हैं, मान लीजिए कि यहां पर इंसिडेंट करवाए और इस पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसका नाम हम लोग रखते हैं हमेशा ही क्या? एम। बात समझ में आ रहा है? अब यहां ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, मतलब जितने एंगल पे इंसिडेंस किया है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या कि यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा नॉर्मल जो सी से होकर के पास करेगा, और सी से होकर के पास करेगा तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये लाइट रे यहां से थीटा एंगल बनाते हुए ही क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये लाइट रे यहां से थीटा एंगल बनाते हुए क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि यहां से जो है तो जब ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो ये लाइट रे लगेगा क्या? ये कुछ ऐसे आया है और इधर कहीं पर मिल गया है। लाइट रे ऐसे आया है और इधर कहीं पर मिल गया है, तो जहां पर मिलेगा इसको मैं ना थोड़ा सा और कम कर लेता हूं क्योंकि तब एंगल का पता नहीं चल रहा है। ऐसे में एंगल का पता चलने के लिए इसको हम थोड़ा सा डायग्राम में, क्योंकि हम लोग कंपास से तो बना नहीं रहे हैं, इसको मान लीजिए क्या कि कुछ ऐसा है और ये थीटा ही एंगल पे है। तो जब थीटा ही एंगल पे है उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसमें भाई ये लगेगा क्या कि ये लाइट रे कुछ ऐसे आई है और इधर कहीं मिल गई है, और जहां पर मिली है उसी पॉइंट पर इसने क्या बनाया है? इमेज बनाया है। बात समझ में आ रहा है? फिर से क्या मानेंगे कि जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया? अल्फा। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया? और जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? गामा। अल्फा बीटा गामा मान लिए। अब देखो कि जब यहां से तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो फिर ये जो है सो होगा क्या? पी डैश, और ये पॉइंट होगा पी डैश। तो फिर वेरी स्मॉल अपर्चर के लिए पी डैश और पी एक दूसरे के बहुत क्लोज, ठीक ना? तो यहां भी लिख लेंगे क्या कि फॉर स्मॉल अपर्चर अगर बात करेंगे तो स्मॉल अपर्चर के लिए पी डैश जो है वो पी के समान ही हो जाएगा, बहुत क्लोज हो जाएगा। और अब हम लोग फिर से लिखना, देखिए कि पोल से लेकर के इमेज के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? v, और पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? r। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि अगर हम लोग यहां tan अल्फा लिखेंगे तो tan अल्फा कितना? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये रहा, इसका हाइट मान लो कितना? h। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस लेंगे, तो चलो भाई परपेंडिकुलर h बाय बेस। इंसिडेंट रह गई ऐसी, और बेस है अपनी इसके अपोजिट डायरेक्शन में u लेंथ। तो अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के मेजर्ड किया गया डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव माइनस u। अगर हमको tan बीटा लिखना है तो देखिए ये वाला ट्रायंगल tan बीटा में कौन सा? IMP में अगर आप tan बीटा लिखिएगा तो परपेंडिकुलर जो कि h है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव ही लेंगे। और ये डिस्टेंस जो v है ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? अगर हम लोग tan गामा लिखना चाहें तो देखो गामा ये परपेंडिकुलर ये h प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, h पॉजिटिव, और यहां से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस है r, और ये r भी कैसा लिखाएगा? बेस, जो कि है कैसा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुम यहां से देखो जरा सा कि अगर ये एंगल थीटा है
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा, ऊपर वाला एंगल है थीटा, और इसी का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब आपके पास फिर से दो ट्रायंगल है, एक है क्या, एक है क्या आपका CMI। एक ट्रायंगल कौन सा है, CMI। अब देखिए आप CMI में, इन ट्रायंगल CMI में देखिए, CMI में गामा है इंटीरियर एंगल, थीटा है इंटीरियर एंगल, और बीटा है एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि गामा प्लस थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा वो किसके, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे। अच्छा, एक तो CMI हो गया, दूसरा जरा सा देखते हैं, दूसरा देखते हैं किसको, तो आप देखिए किसको, OMI को, OMI को आप देखिए ध्यान से। तो जब OMI को आप देखेंगे तो इस OMI में देखिए कि अल्फा और बीटा ये इंटीरियर एंगल है, और ये थीटा जो है ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। रुक जाओ एक सेकेंड, अल्फा थीटा इंटीरियर है, बीटा एक्सटीरियर है, तो यहां गामा और बीटा में मिल गया, गामा अल्फा में ढूंढना पड़ेगा, गामा और अल्फा में। इसमें देखो OMC में, ठीक ना। अब इन ट्रायंगल OMC में जब हम लोग बात करेंगे तो OMC में जरा सा ध्यान से देखो कि अल्फा और गामा इंटीरियर है, और अल्फा और गामा इंटीरियर है तो ये वाला जो थीटा है ये कैसा है, ये एक्सटीरियर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इंटीरियर एंगल का सम जो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस गामा, वो किसके इक्वल टू लिखेंगे, थीटा के इक्वल टू लिखेंगे, और इसको मानेंगे क्या, इक्वेशन 2। अब जरा सा ध्यान देने वाली बात यह है भाई कि थीटा तो हमारे पास है नहीं, तो इसमें से थीटा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। थीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या करिए, यहां से थीटा का वैल्यू उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए। तो थीटा का वैल्यू जब यहां से इसमें पुट कर दीजिएगा तो देखिए आपको मिलेगा क्या, मिलेगा क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको मिल क्या रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों को जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है भाई साहब, तो गामा के जगह लिखेंगे क्या, गामा प्लस थीटा के जगह कितना लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा। थीटा के जगह कितना लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा, और इक्वल टू है कितना, बीटा। गामा और गामा मिलके हो गया कितना, इक्वल टू बीटा, और प्लस अल्फा इधर आया तो कितना, माइनस अल्फा। इसको बोलेंगे क्या, इक्वेशन 3। अब देखो कि अल्फा बीटा एंड गामा आर कैसा है, वेरी स्मॉल है। अल्फा बीटा और गामा कैसा है, बहुत छोटा है स्मॉल अपर्चर के लिए। तो बहुत छोटे एंगल के लिए भैया हमने क्या पढ़ा है कि जो tan अल्फा होता है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल, जो tan बीटा होगा वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल, बीटा के, और जो tan गामा होगा वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, गामा के। अब देखो कि अल्फा बीटा गामा के जगह अगर हम tan अल्फा tan बीटा tan गामा डालें तो ये थर्ड इक्वेशन कैसा हो जाएगा अपना, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा 2 टाइम्स tan गामा इक्वल टू tan बीटा माइनस tan कितना, अल्फा। हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए कि tan अल्फा tan बीटा tan गामा तो हमको पीछे पता है, tan अल्फा tan बीटा tan गामा हमको पता है, तो tan अल्फा का वैल्यू भाई h अपॉन माइनस यू, h अपॉन बी और h अपॉन आर। तो tan गामा के जगह पर 2 टाइम्स h अपॉन आर लिख सकते हैं, इक्वल टू tan बीटा के जगह पर देखिए कि tan बीटा के जगह पर कितना है, h अपॉन v, कितना लिखेंगे यहाँ, h अपॉन v, और माइनस tan अल्फा के जगह पर कितना है, h अपॉन माइनस यू। इसको सॉल्व करिए जरा, 2h अपॉन आर इक्वल टू h अपॉन बी, माइनस माइनस प्लस, और h अपॉन कितना, h सब में है, खत्म। 2 बाय आर को 1 अपॉन आर बाई 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना, 1 बाई वी प्लस कितना, 1 बाई यू। और स्मॉल अपर्चर के लिए, फॉर स्मॉल अपर्चर जो होता है वो स्मॉल अपर्चर के लिए क्या चीज है भाई, f इक्वल टू आर बाय 2। तो आर बाय 2 के जगह पर f डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस कितना, 1 बाई यू। मतलब मिरर कैसा भी रहे, मिरर फॉर्मूला अपना यही रहने वाला है, क्या, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। हम लोगों ने आज देखा क्या कि कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला कैसे प्रूफ करना है, कॉन्वेक्स के लिए कैसे प्रूफ करना है,
दोनों के लिए एजम्पशन सेम रहने वाला है। आप कॉपी में दोनों को एजम्पशन के साथ लिखिएगा अच्छे से, बात समझ में आ रहा है। और तैयार रखिएगा, क्यों कि जब भी पूछता है तो 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछता है, इस पर एक छोटा सा सवाल साथ में लगा देगा, हो गया एक बड़ा क्वेश्चन। इसीलिए बोर्ड के लिए इसको बहुत ही ढंग से याद रखना है। बात समझ में आ रहा है। और बहुत आसान चीज है, देखो कोई बहुत बड़ा लॉजिक इसमें लग नहीं रहा है। 5th 6th क्लास का मैथ्स अगर आता है तो काम हो जा रहा है ना। अब इतना छोटा छोटा काम करके हम लोग मिरर फॉर्मूला डिराइव किए, किसके लिए, कॉनकेव के लिए, और साथ में ही कॉन्वेक्स के लिए भी। सारी चीजें बस एक जैसी है, बदला क्या भाई, तो इसमें मिरर इमेज सामने बन रहा था, इसमें पीछे बना। तो इधर वाले में नेगेटिव ले रहे थे तो इधर वाले में पॉजिटिव लिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के इक्वेशन बनाए, tan अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट किए, काम हो गया खत्म। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले दिन जब आप लोग आएंगे तो ये लेक्चर, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन का लेक्चर और पिछले दिन का मैग्निफिकेशन का लेक्चर, ये दोनों लेक्चर को रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि अगले दिन इस दोनों को मिलाकर के हम लोग इस पर कुछ ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए जाते हैं, इसके बाद मिरर की कहानी हो जाएगी यहां पर समाप्त। और फिर अगले दिन से हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग लेंस वगैरह स्लैब वगैरह पढ़ेंगे, और वो पोर्शन आपका ज्यादा बेहतर पोर्शन। काफी आज के लिए, चलिए ठीक।